जब हम फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ते हैं ना तो हमें एक रूल पढ़ाया जाता है और वो रूल होता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल, जो कि ये कहता है कि फ्यूचर में अगर आपको कोई लॉस दिख रहा है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है तो आप उसको आज ही रिकॉर्ड करके चलो, यानी कि उसके बारे में आज ही सोचते हुए चलो। पर क्या ये रूल हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं? दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं कि अगर आज आप अर्निंग है या आप अर्निंग स्टार्ट करेंगे तो कभी ना कभी आप एक एज के बाद रिटायर होंगे। क्या उस रिटायरमेंट के बाद आपके पास कोई प्लान होगा? यानी कि क्या आपने अपनी रिटायरमेंट प्लान करी है? अगर नहीं करी तो आज की वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं नेशनल पेंशन स्कीम, यानी कि एनपीएस के जितने भी बेनिफिट्स हैं, जितनी भी लिमिटेशंस हैं, जितने भी फीचर्स हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सी रोहित सेठी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एनपीएस के बारे में। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया, एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, ये एक वॉलेंट्री का मतलब आपकी मर्जी है, आप इन्वेस्ट करना चाहते करिए, नहीं करना चाहते मत करिए, मैंडेटरी नहीं है। वॉलेंट्री स्कीम है और किसके लिए है? सबके लिए। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए भी, कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उसके लिए भी, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके लिए भी। और जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं एनपीएस के अंदर, इसको रेगुलेट करता है हमारा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ज्यादा रिस्की नहीं है। तो बेसिक बात ये है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम अपने बेसिक्स ऑफ एनपीएस के साथ। तो बेसिकली एनपीएस एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी। पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, बट बाद में इसको ओपन कर दिया गया इंडिया के हर सिटीजन के लिए। तो बेसिकली इंडिया का हर सिटीजन अपना एक एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है, जिसमें गवर्नमेंट ये चाहती है और गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि अगर आप हर महीने इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं टिल द एज ऑफ 60 तक, तो आपके 60 होने तक एक कॉर्पस अच्छा खासा इकट्ठा हो जाता है। जब ये कॉर्पस अच्छा खासा इकट्ठा हो जाएगा और आप एट द एज ऑफ 60 रिटायर होने का सोचेंगे, तो उस टाइम पर आपको इस कॉर्पस में से कुछ लमसम अमाउंट मिलेगा। कुछ लमसम अमाउंट, ये सब क्या होगा अभी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इसमें से आपको कुछ लमसम अमाउंट मिलेगा और बाकी बचे हुए आपके अमाउंट का मंथली पेंशन में डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो भी आपका अमाउंट बच जाएगा उसको वो डिवाइड कर देंगे मंथली पेंशन के अंदर। तो आपको हर मंथ पेंशन मिलती रहेगी। जैसे कि आपको आज सैलरी मिलती है या आप आज सेल्फ एम्प्लॉयड होकर कमाते हो, वैसे ही 60 के बाद आपको एक मंथली इनकम की तरह वो मिलता रहेगा। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जो पेंशन जो एनपीएस ना, इसकी आपको टैक्स में डिडक्शन भी मिलती है। जी हां, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज आप इन्वेस्ट करते हैं एनपीएस के अंदर तो आप इसमें 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं। बट आपने शायद सुना होगा कि 2 लाख नहीं 50,000 तक की डिडक्शन मिलती है। मैंने भी अपनी कई वीडियोस में ये बात बोली थी। बट 2 लाख तक की डिडक्शन कैसे मिल सकती है? देखिए, बेसिकली हमारे पास 2 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन एटीसी है और एक सेक्शन एटीसीसीडी1 भी है। एटीसी ये कहता है कि अगर आपके पास कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपने एलआईसी में इन्वेस्ट कर रखा है, या आपने म्यूचुअल फंड्स ईएलएसएस खरीद रखे हैं, या आपने पीपीएफ का अकाउंट खुलवा रखा है, या आपने एनएससी खरीद रखे हैं, अगर आपके पास ये सब इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। उस 1.5 लाख के अंदर आपका एक एनपीएस भी अमाउंट होता है। यानी कि अगर आपने एनपीएस में इन्वेस्ट कर रखा है तो 1.5 लाख की छूट आपको एटीसी में भी मिल जाएगी। और एनपीएस की एक अलग से डिडक्शन भी मिलती है 50,000 की, 2 की मिलती है सेक्शन एटीसीसीडी1बी के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप सिर्फ एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एटीसी के अंदर भी 1.5 लाख की डिडक्शन ले सकते हैं और एटीसीसीडी1बी के अंदर भी 50,000 की डिडक्शन ले सकते हैं। दैट मींस आप 2 लाख तक का अमाउंट अपने एनपीएस में डाल सकते हैं, जो कि आपको टैक्स फ्री मिलेगा। पर इससे एक डाउट निकलता है कि क्या हम सिर्फ 2 लाख तक डाल सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप 2 लाख से ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं। लेकिन मिनिमम लिमिट है कि आपको 500 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करना है। अब यहां से हमारा दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले मैंने ये बताया कि कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है, यानी कि इंडिया का कोई भी सिटीजन इन्वेस्ट कर सकता है। पॉइंट ये आता है कि किस किस को इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, मेरी नज़र में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अर्ली प्लान करना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट को अर्ली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आप इसमें एक रैंडम अमाउंट या एक अमाउंट आप इसमें मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो पेंशन मिल जाती है, अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है और आपको पेंशन का
कोई भी अता पता नहीं है कि आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उस केस में इट्स बेटर कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि 60 ईयर्स तक आप पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे, आपका एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, उस कॉर्पस का कुछ आपको लमसम 60 ईयर्स की एज में ही मिल जाएगा और बाकी आपको एक मंथली पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि आपको 80C और 80CCD 1B में डिडक्शन भी मिलेगी, तो ये कहते हैं एक सोना और सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो बेसिकली उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो एक तो डिडक्शन भी लेना चाहते हैं और साथ ही साथ अपनी रिटायरमेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल प्लान करना चाहते हैं। बट इससे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर एनपीएस वर्क कैसे करता है? देखिए जो एनपीएस है ना वो वर्क कैसे करता है। एनपीएस का जो आपका कॉर्पस होता है ना, जिस भी आप फंड मैनेजर को अपना कॉर्पस देते हैं, वो फंड मैनेजर आपके कॉर्पस को कुछ पैसा इक्विटी में लगाता है, कुछ डेट में और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। बेसिकली बात यह है, ये काम म्यूचुअल फंड्स की तरह ही करता है कि आप अपना पैसा एक फंड मैनेजर को देंगे और वो फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करेगा और उससे रिटर्न जनरेट करेगा। इससे जो रिटर्न मिलते हैं ना वो पीपीएफ से थोड़े से ज्यादा होते हैं, बट यस अगर पीपीएफ से रिटर्न ज्यादा है तो ऑब्वियसली रिस्क भी ज्यादा होगा, क्योंकि पीपीएफ जो है वो 100% सिक्योर्ड है। यहां पर थोड़ा सा पोर्शन इक्विटी का आ जाता है, तो इस वजह से रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। बट ओवर अ डेकेड अगर देखा जाए तो 8 से 10% का रिटर्न एनपीएस प्रोवाइड कर रहा है, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो बेसिकली बात क्या है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे एनपीएस के अंदर, उसमें से 50% या 75% जैसा भी आप चूज करते हैं। बेसिकली इसमें 3 प्लान होते हैं, एक होता है एग्रेसिव, होता है कंजर्वेटिव और एक होता है एवरेज मॉडरेट। तो अगर आप एग्रेसिव चूज करते हैं तो उस केस में आपके पैसे को लगाया जाएगा 75% इक्विटी में, 25% आपका डेट वगैरह में। तो एक एज आने के बाद 50, जैसे कि अगर आपकी एज एक टाइम पे 50 हो जाती है, अब आपकी रिटायरमेंट को सिर्फ 10 साल बचे हैं, तो वो क्या करेंगे, अगर आज आपने 75 मान लीजिए चूज किया है, तो वो 50 की एज के बाद आपका हर साल 2.5% जो है वो कम करते जाएंगे इक्विटी में। यानी कि जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब तक आपके इक्विटी में 50% लगे होंगे और बाकी अदर सिक्योरिटीज में आपके 50% लगे होंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो फंड मैनेजर यहाँ पर अपनी तरफ से पूरा फंड को मैनेज करता है और आपको 8 से 10% तक का रिटर्न देने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन बात यह आती है कि जैसे पीपीएफ पे जो रिटर्न मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, क्या एनपीएस में भी ऐसा है? अगर हम करंट सिनारियो की बात करें तो बेसिक बात यह है कि अगर जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो उस टाइम पे जो भी आपका कॉर्पस होगा आप उसका 60% विड्रॉ कर सकते हैं। और इस टाइम पे बोला गया है कि 60% विड्रॉ करना टैक्स फ्री है। तो बेसिकली बात यह है कि आज तो ये टैक्स फ्री है, बट आगे जाके शायद इस पे टैक्सेशन लग जाए, इसकी मैच्योरिटी पे कुछ कहा नहीं जा सकता। बट यस, राइट नाउ इट इज टैक्स फ्री कि आपको जो 60% कॉर्पस मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा और बाकी बचा हुआ जो 40% है वो आपको मंथली पेंशन के तौर पे मिलता रहेगा उसके बाद। तो ये तो बात हो गई विड्रॉल रूल्स के बारे में। बेसिकली बात ये है कि आप 60% तो विड्रॉ कर सकते हो और 40% आप विड्रॉ नहीं कर सकते, वो आपको मंथली पेंशन के तौर पे मिलेगा। एक क्वेश्चन राइज यहां पर ये हुआ कि क्या हम 60 से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते? तो अगर मैं अर्ली विड्रॉ की बात करूं ना, तो अर्ली विड्रॉ बेसिकली ये कहता है कि क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो बेसिकली ये चाहा जाता है, ये माना जाता है कि आप 60 एज तक तो एटलीस्ट इन्वेस्ट करें। बट अगर आप उससे पहले भी विड्रॉ करना चाहते हैं तो यस आप विड्रॉ कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 25%, वो भी तब अगर आपको इन्वेस्ट करते हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और 25% भी जो आप विड्रॉ कर सकते हैं ना, वो भी कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए होना चाहिए। अब वो स्पेसिफिक पर्पस क्या हो सकता है? वो स्पेसिफिक पर्पस वो बता रहे हैं कि या तो आपके किसी बच्चे की शादी है, या फिर उसकी हायर स्टडीज के लिए चाहिए, या फिर आपको अपना घर बनाना है या खरीदना है, या फिर आपको अपने मेडिकल पर्पस के लिए अपने या अपने किसी फैमिली मेंबर में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको चाहिए, तो ये पैसा आप 25 ईयर्स तक 25% तक विड्रॉ कर सकते हो। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आप मैक्सिमम 3 टाइम विड्रॉ कर सकते हो। 60 से पहले 3 टाइम विड्रॉ करते हो, लेकिन 2 विड्रॉल्स के बीच में कम से कम 5 साल का गैप होना जरूरी है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि अर्ली विड्रॉ जो है इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी है कि 25% से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, 2 विड्रॉल्स के बीच में 5 साल का गैप होना जरूरी है, और विड्रॉल के लिए भी जो लिमिट है, मतलब जो पर्पस है, वो उन्होंने स्पेसिफाई कर रखे हैं कि इनके अलावा कोई और पर्पस नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हम अपना एनपीएस अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं। तो एनपीएस अकाउंट ओपन करना बहुत ही आसान है। आप सिर्फ एक वेबसाइट ओपन करिए, ऑनलाइन प्रोसेस है, दैट इज
इज enps.nsdl.com और वहां पर आप अपना पैन, आधार, मोबाइल नंबर, अपनी केवाईसी की सिर्फ बेसिक डिटेल्स डालेंगे और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको वो बताएगा कि देयर आर 2 टाइप ऑफ अकाउंट, टियर 1, टियर 2। बेसिकली टियर 1 और टियर 2 में क्या फर्क है? बेसिक डिफरेंस की बात करूं तो टियर 1 में आपको टैक्स की एग्जम्पशन मिलेगी और टियर 2 में आपको टैक्स की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। टियर 1 जो है उसके अंदर आपको विड्रॉल, अर्ली विड्रॉल यानी कि 60 साल से पहले विड्रॉल परमिटेड नहीं है, लेकिन टियर 2 में आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा जाए अगर आप रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं जेन्युइनली तो आपके लिए टियर 1 अकाउंट ज्यादा बेटर है ऑब्वियसली, ताकि आप विड्रॉ ना कर सके, और विड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि आपके लिए जो एक अच्छा आपका कॉर्पस है वो इकट्ठा हो गया। अब मैं एक बेसिक एग्जांपल लेना चाहता हूं कि अगर आप मंथली 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना कॉर्पस आपका बन जाएगा। अगर आप मेरे इस एग्जांपल को देखेंगे तो मैंने इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5,000 रुपए रखे हैं, यानी कि हर महीने में 5,000 रुपए एनपीएस में डालूंगा और अपनी एज मैंने 25 साल रखी है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं 25 साल का हूं, पर कितने का हूं ये नहीं बताऊंगा। तो अपनी एज मैंने यहाँ पे 25 साल रखी और मैंने ये मान लिया कि मुझे 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 8% का मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और यहां पर मैंने 75% इक्विटी को दिया। तो देखा जाए तो मैंने इन्वेस्ट करे 21 लाख रुपए, पर मेरा जो कॉर्पस यानी कि जो मेरा फंड इकट्ठा हो गया वो हो गया 1,15,45,875 रुपए का। अब इसका 60% मुझे लमसम मिल जाएगा और बाकी बचा हुआ मेरी मंथली पेंशन में डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा ये है कि आपकी पेंशन प्लान हो गई, अब आपको हर मंथ मिलता जाएगा और आपके पास एक लमसम अमाउंट भी आ जाएगा एट द एज ऑफ 60, और आज देना कितना है? सिर्फ 5,000 पर मंथ। ये इन्वेस्टमेंट आप जितना जल्दी शुरू करेंगे ना, आपका कॉर्पस उतना बड़ा होता जाएगा। रीजन, सिंपल रीजन है, कंपाउंडिंग। तो अगर मैं मूव करूं इस वीडियो की कंक्लूजन के ऊपर, तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि हर वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड से शेयर करें और उनको भी बोले कि एनपीएस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे। लेकिन एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एनपीएस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप एनपीएस में जब चाहें अपना फंड मैनेजर बदल सकते हैं। यानी कि आप एक फंड मैनेजर के साथ एनपीएस को चला रहे हैं, आपको लगता है आपका फंड मैनेजर सही काम नहीं कर रहा, आप चाहें तो अपना फंड मैनेजर स्विच कर सकते हैं। अगर हम बात करें इन्वेस्ट करने की, तो मेरे हिसाब से एनपीएस में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका रिस्क एपेटाइट लो है और वो अपनी रिटायरमेंट को अभी से प्लान करके चलना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई आप में से ऐसा है जिसका रिस्क एपेटाइट हाई है और लगता है यार मैं इक्विटी को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता हूं, मैं और अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता हूं इक्विटीज के अंदर, तो यस यू कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड। बट अगर आप टैक्स सेविंग चाहते हैं तो आपको ईएलएसएस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और ईएलएसएस ऑप्शन को आप कंपेयर कर सकते हैं एनपीएस के साथ। तो बेसिक बात यह है कि एनपीएस जो है वो बेसिकली आपका रिटायरमेंट प्लान करेगा। तो आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए और अपनी रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क भी लो है और बाकी सभी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट से इसका जो रिटर्न है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई है। यस, लॉक इन पीरियड इज अ प्रॉब्लम, बट इन्वेस्टमेंट के लिए गुड ऑप्शन। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज की वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प करी होगी। आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।